आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और बच्चों ने हमारे पिछले वीडियोस को बहुत ही लाइक किया और उसमें हमने उन बच्चों के कमेंट पढ़े और हमें बहुत ही अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। और आई होप कि आपके सुझाव हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना के लाते रहेंगे। ठीक है, आपकी जो भी समस्या होती है आपकी तैयारी में आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। और अभी जो छुट्टियां हैं उनका पूरा से पूरा यूज़ कीजिए, क्योंकि शायद आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं लगेंगी, तो आपको पढ़ने का थोड़ा सा ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Which of the following terms does not represents the electrical power in a circuit? Okay, these are the questions from physics. जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट होगा। और यह है आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का, यानी जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लास 10th के होंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस जो वीडियो है हमारे उनसे भी रिपीट हुए हैं और यहाँ पर आए हैं। और सेम आपके मेन एग्जाम में भी यही होगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक ही साथ कई चैप्टर्स का रिविजन करवा देते हैं, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता और एक ही साथ कई कॉन्सेप्ट का डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। इसलिए हमारी वीडियोज़ जो होती हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट कौन सी नहीं है? तो आपने सबसे पहले पढ़ी होगी पावर की यूनिट होती क्या है। पावर की जो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा V इंटू आई पढ़ा होगा। तो V इंटू आई, तो ये ऑप्शन तो पावर का फार्मूला है, ठीक है। और दूसरे के बाद अगर बात करें यहाँ पर आपको ओम्स लॉ का अगर आप इस्तेमाल करें V इक्वल टू आई आर, और इसके साथ इसी से कई रिलेशन बन जाएंगे और उन सभी रिलेशन को आप जब इसमें फिलअप करेंगे तो आपको बाकी रिलेशन मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर V की जगह आई आर लिख दें, V की जगह, इस V की जगह ये आई आर लिख दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा आई आर इंटू आई। तो इससे क्या मिल जाएगा हमारा, बनेगा जो वो बनेगा आई स्क्वायर आर, यानी ये फार्मूला भी हमारा पावर का फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू को रखें, आई की वैल्यू यहाँ पे से क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से आई की वैल्यू V अपॉन आर आएगी। अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा P इक्वल टू वी आई के जगह हम रखेंगे V डिवाइडेड बाई आर, यानी V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा जो ये भी पावर का ही फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला इसमें नहीं है, इसने पूछा है टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। तो ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ स्टडी करंट, आप अब जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शन को खुद से सेलेक्ट करना है, फिर आपको वीडियो में देखना है कि सर कौन सा आंसर बता रहे हैं और उसका क्या रीजन है और किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आंसर देखते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको उतना फ़ायदा ना हो, ठीक है। फॉर अ स्टडी करंट आई, यानी अगर कोई स्टडी करंट आई फ्लो कर रही है तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी, यानी हीट प्रोड्यूस का फार्मूला क्या होता है। तो हीट जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम, और पावर का फार्मूला होता है यहाँ पर आई स्क्वायर आर, हमने ऊपर डिस्कस किया। तो हीट का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपको ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं और बनते हुए भी आप क्वेश्चन उनको गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी जो है ये हीट का फार्मूला है, क्लियर। दिस इज द फार्मूला फॉर हीट, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिनोमिना ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडिंग ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट? किस वजह से होता है? तो ये जो कारण होता है आपने क्लियरली पढ़ा होगा, इसका जो मेन कारण होता है वो होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, और जो सन होता है सनसेट के टाइम पे भी हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको रेड कलर का दिखता है। तो दोनों का आंसर क्या है आपका, स्कैटरिंग ही, ठीक है। और स्कैटरिंग में भी क्या कि जो रेड कलर हमें इसलिए दिखता है कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो जो सन होता है वो हमसे काफ़ी दूर होता है, और जो रेड कलर की जो लाइट होती है वो एक्चुअली उसकी जो काफ़ी दूर से उसमें डेविएशन बहुत कम होता है और वो सीधे चलती है, बहुत दूर तक चलती है, इस वजह से वो हमें दिखती है। और ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखता है, क्योंकि जब भी सन हमारे पास में होता है वहाँ से जब लाइट्स निकलती हैं तो वहीं पे फैल जाती हैं, और जो सबसे ज़्यादा फैलता कलर है उसी जगह पे तो होता है आपका वायलेट कलर या ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का हमें स्काई दिखता है, क्योंकि
हमारी जो आंखें होती हैं ब्लू कलर की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो हमें ब्लू कलर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द लेंस इज -2.5 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पावर इज 1/f, बट f शुड बी इन मीटर, f इन मीटर, बट यहाँ पे आंसर जो है आपके सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो पहले चलिए चेक करते हैं। हम इसको f की जगह x रख लेते हैं, पावर हमें दिया हुआ है -2.5, दिस इज डायोमीटर, और ये हो जाएगा 1/f। f को हम मान लेते हैं, सपोज f ही रहने देते हैं, क्या जाता है 1/f, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/-2.5, f विल बी इक्वल टू 1/-2.5, माइनस ऊपर जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर इस पॉइंट को आप ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। और अगर एफ हमने किस में लिया है, एफ हमने लिया है यहाँ पर मीटर में, हमारा जो आंसर आने वाला है ये मीटर में आने वाला है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सपोज करते हैं दिस इज एफ इक्वल टू दिस इज 1 मीटर, अगर हम सपोज करते हैं 1 मीटर को हमने किस में सेंड किया 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने डिवाइड किया 2.5 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 40 सेंटीमीटर, ठीक है, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी गायब नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका -40 सेंटीमीटर। आप इसको क्लियरली सॉल्व कर लीजिएगा। मीटर और सेंटीमीटर का ही कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट फोकस एंड बिटवीन f एंड टू f द कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स। कॉन्केव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो जब आप कॉन्केव मिरर आप इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक ही स्पेशल केस होता है जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, बाकी सभी केस में अगर ऑब्जेक्ट f और p के बीच में रखा हुआ है तो बस इसी केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, बाकी सभी केसेस में इवन एट f भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है वो इसी साइड होता है, मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, और इसलिए वो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, और आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी से क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपको टफ क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज क्यूब मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर हियर, सो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, फोर्स इक्वल टू B Q V। एक्चुअली ऐसा होता तो नहीं है, बट जब सभी परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे साइन थीटा भी होता है, ठीक है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B और V के बीच में का एंगल होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है कि वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका B Q V, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये आपको याद करने वाली चीज़ थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, तो देखिए आपने पढ़ा होगा, और ये क्लास 7 में भी है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे, क्लास 6 में भी क्वेश्चन है। तो जो सॉफ्ट आयरन है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो निकेल कोबाल्ट या जो स्टील है इनका हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट में। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन क्या होता है, जब हम चाहें तब मैग्नेट बने, जब ना चाहें तो मैग्नेट ना बने। तो सॉफ्ट आयरन की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जैसे ही करंट फ्लो होगा, इस तरीके का हमने इसमें बनाया, जैसे ही हमने इसके थ्रू करंट फ्लो कराया, ये मैग्नेट की तरह बिहेव काम करना चालू कर देगा। इसके थ्रू नहीं, मतलब इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर की कुंडली बनाई और हमने उस पर कॉइल बनाया और उस पर हमने करंट फ्लो किया, और जिसकी वजह से दैट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, ओके, and it will generate its own magnetic field. But as soon as we will we will stop the flow of current through the coil, then it will not behave like magnet, okay, it will cease to stop like magnet. तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़, जैसे कार उठानी है, ठीक है, और आपने क्रेन लगाया, जब आपको कार उठानी है तभी आपने उसमें सप्लाई दी और उसने कार को पिकअप कर लिया। अब जब उस कार को छोड़ना है, तो मान लीजिए कि आपने करंट सप्लाई तो बंद कर दी, बट वो कार को नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कार छुड़ाने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि जब हम चाहें तो मैग्नेट का काम करें, जब चाहें तो उसको बंद भी कर दें, तो सॉफ्ट आयरन उसके लिए बेस्ट मटेरियल होता है।
आई होप कि आपको ये आंसर याद हो जाएगा इस एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट विथ, मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्शन नहीं करती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके साथ इंटरेक्शन करती है जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज है वो रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, बट अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और परमानेंट मैग्नेट एट रेस्ट, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, और परमानेंट मैग्नेट इन मोशन, और इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है क्योंकि ये तो मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट के साथ ही इंटरेक्ट करता है। तो बस ये पहली कंडीशन ऐसी है, चार्ज एट रेस्ट उसके साथ क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता है और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पर आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और ये क्लास 10 में भी है और इसके प्रीवियस क्लासेस में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो सभी जगह जूल दिया है यानी डब्लू दिया हुआ है, आप डब्लू इसको सपोज कर सकते हैं, वर्क की यूनिट एनर्जी के जैसे ही होती है यानी जूल होती है, एंड वर्क इज इक्वल टू डब्लू, सॉरी डब्लू इज इक्वल टू वी क्यू आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे वी क्या है वोल्टेज है और क्यू क्या है चार्ज है, डब्लू इज इक्वल टू वी क्यू। तो हम इसको कूलाम वोल्ट भी कह सकते हैं, या डब्लू इज इक्वल टू क्यू भी अगर हम बोलें तो कूलाम वोल्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, यानी कौन सा सही है, तो आपका यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो थोड़े एनोमलस होंगे, और यहाँ पे एम्पियर पर वोल्ट बोला है, यानी वी आई अपॉन वी बोला है, तो आई अपॉन वी जो होगा वो आपका कंडक्टेंस का यूनिट होगा यानी ओम इनवर्स का यूनिट होगा। और वोल्ट अपॉन एम्पियर बोला है यानी वी अपॉन आई बोला है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यहाँ पे आर होना चाहिए था जूल की जगह पे, ठीक है, तब सही होता। अब कूलाम पर वोल्ट बोला है यानी क्यू डिवाइडेड बाई वी बोला है, ठीक है, तो ये अलग ही यूनिट बनेगी, इसका आप इसमें चेक कर लीजिएगा, कोई परफेक्ट यूनिट यहाँ से नहीं डिराइव हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई, किस प्रोसेस से बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। फिर आई विल रिपीट इट अगेन कि इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग टू सी द वीडियो ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द वीडियो, सॉल्यूशन ऑफ द एनी ऑफ क्वेश्चन, देन बिफोर ट्राइंग टू सी द वीडियो जस्ट फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, पहले खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तब वीडियो के सॉल्यूशन को देखने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज आपका पूरा वाइप आउट हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इसी कम समय में प्रैक्टिस भी करनी है, आपको उसको लर्न भी करना है, तो दोनों प्रोसेस बाई डायरेक्शनल एक ही साथ कैसे चलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले खुद से ट्राई करना होगा, फिर आपको सॉल्यूशन देखना होगा, इससे लर्निंग प्रोसेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाई, किस तरीके से हम किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, अगर किसी को प्रोटॉन दे देंगे तो बॉडी ही चेंज हो जाएगी, उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं एटॉमिक नंबर को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, और ऐसा प्रोटॉन को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसको हम सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन से ही ओवरकम कर सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन से प्रोटॉन को तो देना भी या चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है, इवन दिया नहीं जाता, या मतलब अगर देते भी हैं तो बहुत ही प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, और देने की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें कि रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, तो सेम यही इसमें भी ये न्यूक्लियर प्रोसेस को ही इन्वॉल्व करेगा कि किसी न्यूट्रॉन को वहाँ से रिमूव किया जाए, तो ऐसा सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज भी नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पर अगर बात करें कि प्रोटॉन को दे तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें क्वेश्चन में निगेटिव चार्ज करने के लिए कहा गया है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट, हाँ बिल्कुल ये तरीका है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, अगर इसको हम देंगे तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, देखिए कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, उसके पास प्लस भी होते हैं, उसके पास माइनस होते हैं, अगर हम उसका माइनस लेके गायब हो जाएंगे तो उसके पास सिर्फ प्लस बचेगा, तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे अगर हम इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन पता चल गया होगा। इसका सॉल्यूशन होगा सी, यानी बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट। ओके, सो लेट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance R1 and R2 are connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is, equivalent resistance क्या होगा। वैसे तो आपके टीचर ने आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो बता दिया होगा, बट मैं इसको प्रोसेस के थ्रू चलता हूँ।
ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं बता दूं, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है, बट कैसे आता है मैं बताता हूं आपको। 1/R इक्वेलेंट। मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि वो बच्चे इसी फार्मूले को यूज करें जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है और 2 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, तो 2 से ज़्यादा दिए गए हैं तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 दिया गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। बट एक प्रोसेस यहाँ पर बच्चे लास्ट में करना भूल जाते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है, इसको रिवर्स करना। तो R इक्वेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब आप रिवर्स करेंगे तो बोथ साइड RHS LHS रिवर्स होंगे और आपका ये नया फार्मूला बन के आ जाएगा। मिस्टेक कहाँ होती है, मिस्टेक यहाँ पे होती है कि लोग रिवर्स करना यहाँ पर भूल जाते हैं। नेक्स्ट है 1 एम्पियर इज सिनोनिमस विथ 1 एम्पियर किसके जैसा, यहाँ पर कौन सा ऐसा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है। तो एम्पियर को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, Q अपॉन T। तो यहाँ पे Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलॉम से और T को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, तो कूलॉम पर सेकंड यहाँ पर पहला ही जो इसका आंसर है वो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और आई होप कि आपके रिलेशन आते होंगे। Q इक्वल टू आई टी, W इक्वल टू वी क्यू, V इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू वी आई, ये सारे रिलेशन आपको आने चाहिए। और जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो बाय गॉड आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा कि रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर टू रेडियस, यानी F/R पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे 1R इक्वल टू 2F लिखें तो 1/2 इक्वल टू F/R हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ का रेशियो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, यानी इसका जो सही आंसर होगा 0.5। कभी कभार बच्चे इसको 2 को सेलेक्ट करके आ जाते हैं, बट ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ये गलती आपसे ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, केमिस्ट्री पे। तो बच्चों एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे और भी कई वीडियोस देखे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार कई बच्चे बोलते हैं सर आज की वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में जो रेड कलर का जो बगल में आपका जो भी आपका जिस कलर का बेल आइकन बना हुआ है उसको आप प्रेस कर लेंगे तो मेरे वीडियो अपलोड करते से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर ने नई वीडियो अपलोड की है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और ये जो सारी वीडियोस हैं हमारी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो हमारे चैनल पर हैं, NTSC क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 plus 2 times aluminum reacting together and giving aluminum oxide plus iron also। तो किस प्रकार का रिएक्शन है। एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्युमिनियम यहाँ से जाके आयरन को हटा दे रहा है, आयरन को सीधे सीधे हटा दे रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसके प्लेस को हटा के खुद जाके बैठ रहा है आयरन की जगह पे, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यू विल नोज दिस रिएक्शन आल्सो। सेलेक्ट द मिनरल एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। मिनरल एसिड आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन सा मिनरल एसिड है यहाँ पे। तो देखिए जो एसिटिक एसिड है वो आपको कहाँ मिलता है। एसिटिक एसिड को आप इसको किसके नाम से जानते हैं, विनेगर के भी नाम से आप जानते हैं। और एसिडिक एसिड आपको नॉर्मली भी अवेलेबल हो जाता है। साइट्रिक एसिड की बात करें तो आपको ये मिलेगा आंवला, नींबू, दैट मीन आई मीन से लेमन, और भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें साइट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी कैसी होती हैं, नेचुरल थिंग होती हैं। तो इसमें पूछा है कि मिनरल एसिड कौन सी है। मिनरल एसिड किसको बोलते हैं, दोज एसिड विच आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, यानी जो धरती के से प्राप्त जो मिनरल हैं उनसे जो एसिड बनते हैं उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे कैसा एसिड है, मिनरल एसिड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 15 का आपका सी, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर कौन नहीं है, तो फिनोल्फ्थेलिन तो बिल्कुल है। फिनोल्फ्थेलिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। और लिटमस इज आल्सो एसिड बेस इंडिकेटर।
लिटमस कैसा होता है, एसिड के साथ रेड कलर देता है, बेसिस के साथ ब्लू कलर देता है। वेनिला नहीं है और मेथिल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर पूछा है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जिस पे लगाना है वो बी पे लगाना है कि वेनिला जो है वो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। देखिए जो सोडियम क्लोराइड है वो आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है, और जो भी आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनको नॉर्मली ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसको हम जो ब्रेक करते हैं ऐसी चीज़ों को, तो हम उसको ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जो करंट मतलब करंट प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज का करंट उसमें सप्लाई देते हैं, जिससे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, टूटने के लिए मजबूर हो जाते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में, और फिर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो सेपरेट आपको Cl2 अलग मिल जाता है, और साथ में आपको जो उसके अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, H2 भी आपको इसी के साथ रिलीज होता है और साथ में Cl2। ठीक है, H2 भी, अगर आपको H2 फाइंड करना है तो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर Cl2 फाइंड करना है तो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। वाटर में भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। बट आपको अगर याद हो तो बायोलॉजी में क्लोरोफिल एक काम बहुत आसानी से करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है वाटर मॉलिक्यूल से, और हाइड्रोजन को यूज करता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, और ऑक्सीजन को दे देता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है? ठीक है, तो जो H2 होता है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, तो सबसे नीचे गोल्ड और सिल्वर का जो नंबर होता है वो सबसे नीचे लगता है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो H2 को यहाँ से, H को, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दें और यहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन कर दें। तो सिल्वर ही ऐसा है जो कि ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आने का जिम्मेदारी बस सिल्वर की है। बाकी जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सभी ऊपर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है? पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम और इधर बन रहा है कॉपर, तो पहली वाली तो रिएक्शन ही नहीं है। इसने ज़रूर कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर 2+ है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर कितना हो जा रहा है? कॉपर यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इसने क्या किया, 2+ इसका था और यहाँ पे इसने 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 था, और फिर बाद में जाके वहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का यहाँ पे जिम्मेदारी ले लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे दिस इज ए काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम बात करें, क्योंकि रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप इसको ऑक्सीजन के रिमूव होने और ऑक्सीजन के जुड़ने से भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर अगर बात करें जो कॉपर का, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो दिस बोथ टुगेदर अगर किसी रिएक्शन में होती है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +4 की वैलेंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होती है, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 निगेटिव हो जाएगी टोटल। तो मैग्नीज पे कितना है? +4 का चार्ज है। और यहाँ की अगर बात करें तो मैग्नीज पे +2 का चार्ज है, क्योंकि Cl पर एक ही माइनस होता है, यहाँ 2 Cl हैं। तो +4 से +2 हुआ, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उसका रिडक्शन होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका रिडक्शन होता है। और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे Cl निगेटिव था, Cl का -1 था, और यहाँ पे कितना हो गया? इसका 0 हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बस पूछा है कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पर अगर बात करें AgNO3 + NaCl की, तो यहाँ Na चला गया NaNO3 के साथ, और Ag चला गया AgCl के साथ, और इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये इसने इसको डिस्प्लेस किया और ये जाके उसके जगह के प्लेस को ले लिया, तो ये रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस वुड बी द आंसर।
अगर ए पर कोई भी अलग अलग से रेडॉक्स रिएक्शन हो तो हम यहाँ पे सी को सही आंसर लगाएंगे, आपका सी सही आंसर होगा कि दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला वाला ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक था, उसमें ऑप्शन ही गलत था, इसलिए हमने उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है ही नहीं, प्रोडक्ट में तो कॉपर है और ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इन एक्वारेजिया द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl टू HNO3, दिस इज ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एंड आई होप किसी न किसी स्टेट में तो जरूर एक क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। तो एक्वारेजिया में जो होता है वो HCl और HNO3, मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रहेगा। HCl जो होता है 3 पार्ट होता है, HNO3 1 पार्ट होता है। तो याद रख लीजिए, जिसके पास 3 है उसके पास 3 नहीं जाएगा, और जिसके पास 3 नहीं है उसके पास 3 आएगा। HNO3 के पास 3 ऑलरेडी था, जस्ट एज ट्रिक, और HCl के पास 1 था, तो ये लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, 3 इसको दे, 1 इसको दे देगा और 3A इसको दे देगा। तो 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट HNO3 होता है, तब जाके एक्वारेजिया मिलता है। और जो एक्वारेजिया होता है आपको वो यहाँ पर आपके गोल्ड को भी अपने अंदर घोलने की ताकत रखता है, मतलब वो सोने को भी पिघला सकता है। पिघलाने का मतलब अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, गायब कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने साइंस का पहला वीडियो डिस्कस किया था उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। C2H6 हम चलिए C बना लेते हैं, 6H बना लेते हैं, H लग गया हमारे। तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने बॉन्ड होंगे, तो देख सकते हैं 6 तो हाइड्रोजन जुड़ गए तो 6 बॉन्ड, और बीच में 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे टोटल 7 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे C2H6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड इज, ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं? तो 100% प्योर इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक, इथेनॉइक, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इथेनॉइक एसिड, दिस इज, या इसको आप CH3 COOH, दिस इज इथेनॉइक एसिड। और अगर ये 100% प्योर इथेनॉइक एसिड है तो इसी को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल एंड आल्सो अ सॉलिड, कौन इसमें नॉन मेटल है और एक सॉलिड भी है? सॉरी फॉर इंटरप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एंड आल्सो अ सॉलिड, कौन इसमें से नॉन मेटल है और सॉलिड भी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मरकरी तो आपका मेटल है, ठीक है, मरकरी आपका मेटल है। और हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, बट इसको हम जनरली नॉन मेटल में ही कंसिडर करते हैं, बट ये गैस है, ठीक है, ये सॉलिड नहीं है। और यहाँ पे बोरान की बात करें तो ये भी आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन आपका नॉन मेटल है, लस्टर से चमक होती है इसके पास, बस ये थोड़ी खास बात होती है, इसके पास चमक होती है और ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोपेन हैज़ हाउ मच, यहाँ पर बॉन्ड, तो ये आपका क्लास 10 का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि प्रोपेन का फार्मूला आपको आना चाहिए। आप प्रोपेन कौन से सीरीज का है? एल्केन सीरीज का, CnH2n+2। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है, मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी n=3 आपको रखना होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका? C3H8। और चलिए हम इसका डिजाइन करते हैं। 3 कार्बन हमने इस तरीके से जोड़ लिया, बाकी इस तरीके से आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए और आपको जितनी लाइन दिख रही हैं काउंट कर लीजिए। इसके पीछे आगे 4, 3 7 और 3 10, फटाफट 10 आंसर लगा के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं होगा? 2881 है तो पक्का ये मेटल होगा, क्योंकि अगर ये 1 लूज कर दे, क्योंकि मेटल के पास क्या टेंडेंसी होती है, लूज करने की, यानी पॉजिटिव आयन बनाने की, तो ये 1 लूज करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी 1+1 होगी। बट यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 3, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते यहाँ पे तो ग्रुप 3 होता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है। और जो पूछ रहा है कि इसमें इट्स वैलेंसी इज 1 निगेटिव, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये तो 1 पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है, 1 निगेटिव शो नहीं कर सकता। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 1, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन 4th पीरियड, बिल्कुल सही, 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड एंड
फोर्थ पीरियड, तो ये फोर्थ पीरियड में भी प्रेजेंट है, तो डी ऑप्शन भी सही है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो जब आप सही आंसर लगाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी दोनों सही हैं। अफसोस कि आपको सिर्फ एक आंसर नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभार आपको ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट गेट लिंक थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन इज कॉल्ड। तो जब प्रॉपर्टी बाय विच लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मतलब जैसे कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन क्या होता है, कई सारे कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी रखता है, तो इसको इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। और ऐसा इसलिए होता है, कार्बन का साइज ऐसा होता है और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन +4 होते हैं, 4 लेने को तैयार 4 देने को तैयार, तो जैसी मर्जी वैसे यूज करो। तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड भी शो करता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर बहुत इसको फोर्स किया जाए तो आयनिक बॉन्ड भी सोने को तैयार करने, एक बहुत छोटा साइज होता है और किसी के साथ भी एडजस्ट होने को तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बायोलॉजी वाले पार्ट पे। तो पहला क्वेश्चन है सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड। जो फूड का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और माउथ में आपको क्या रिलीज होता है, सलाइवा। सलाइवा का काम क्या होता है, फूड को स्लिपरी बनाना, और फूड पूरी तरीके, जीभ का काम क्या होता है, पूरा तरीके से फूड उसमें सलाइवा को मिक्सअप करना, और वहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है एमिलेज, और एमिलेज क्या करता है, यहाँ पर एमिलेज जो होता है पूरी तरीके से फूड में मिक्स होता है। ये जो स्टार्च होता है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसको शुगर में कन्वर्ट करता है, सॉरी शुगर की बात करेगा तो ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, माल्टोज में ये कन्वर्ट करता है, क्लियर। स्टार्च को माल्टोज में, यानी जो यहाँ पे डाइजेशन होता है स्टार्च का वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एमाइलेज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, इसका सही आंसर है मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सेक इज फाउंड इन। तो एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो शब्द से ही आपको समझ आना चाहिए कि एम्ब्रियो सेक कहाँ पे फॉर्म होगा, तो एम्ब्रियो सेक ओव्यूल्स में फॉर्म होता है, ठीक है। ओव्यूल्स क्या होते हैं, जो फीमेल गैमेट ऑर्गन्स होते हैं, और इसी में जो एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन होता है, इसी में जो बेबी होती है, ये बेबी जो होता है वो यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट होता है, यहीं से जो भी चीज़ फोएटस का डेवलपमेंट होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। तो एम्ब्रियो सेक जो फॉर्म होता है कहाँ पे मिलता है, ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सेक का जो प्रेजेंस होता है वो आपको मिल जाएगा। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो फिनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप का मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होते, लोग अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको गेन करते हैं, और उसको हो सकता है उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत पेरेंट्स और चाइल्ड में डिफरेंस देने को मिल जाए, तो ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और जीनोटाइप के होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होते, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको फिनोटाइप में ही देखने को मिलेंगे। सही आंसर आपका होगा फिनोटाइप। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोमास। बायोमास की तरह कौन यूज नहीं होता, तो प्लांट वेस्ट यूज होते हैं बायोमास की तरह, वुड भी प्लांट यूज होता है बायोमास की तरह, एनिमल वेस्ट भी यूज होता है। प्लांट वेस्ट से आप जला के आग वगैरह जलाते हैं, घर में खाना भी बनाते हैं। एनिमल वेस्ट यानी काउडंग की अगर बात करें तो उससे भी खाना वगैरह बना लेते हैं, और अलग तरीके से बायोमास का उसमें यूज होता है। काउडंग में से ही आपको जब गोबर गैस आप निकालते हैं तो वहाँ पर आपको मीथेन गैस मिलती है। और वुड लकड़ी से भी जला के बहुत सारे जगहों पर खाना बनाया जाता है। पहले भी कई सारे लोग इसका यूज करते थे, और अभी भी कहीं लकड़ी को जलाने के लिए यूज किया जाता है। बट ह्यूमन एक्सक्रीटा इसको बायोमास की तरह यूज नहीं करते। इससे मैन्यूर वगैरह तो बना सकते हैं, बट इसको बायोमास की तरह इससे कोई गैस ऐसी नहीं निकलती जो खाना बनाने या बाकी चीज़ों के काम आ सके। तो दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायोमास, सो दिस इज नॉट यूज्ड एज अ बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन अबाउट। ग्रीन प्लांट जो होता है कितनी एनर्जी कैप्चर करता है, तो ग्रीन प्लांट कैप्चर्स एनर्जी अराउंड 10%, यानी 10% एनर्जी जो सनलाइट गिरती है। और हम सन की बहुत कम एनर्जी को यूज कर पाते हैं,
अगर हम सन की पूरी एनर्जी को यूज करें तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अलग से पावर प्लांट के थ्रू जनरेट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। पर स्क्वायर मीटर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आती है और हमारी जो यूज़ करने की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। 10% एनर्जी बस ही यूज करते हैं जो प्लांट पर सनलाइट पड़ती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की भी आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर बहुत कम लाइट भी अगर है सराउंडिंग में तो भी प्लांट अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, बिकॉज वो सिर्फ 10% लाइट पर ही अपना काम कर लेते हैं। द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ द सन अबाउट 10% ओनली। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्रेजेंस ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन गंगा वाटर इंडिकेट्स कंटामिनेशन। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है जो कंटामिनेशन को इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अमीबा, म्यूकोरस्पोर्स एंड कैलिफोर्निया बैक्टीरिया। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इकोलाई आप इसको जानते हैं, तो यही आपका सही आंसर होगा। और आई होप कि आपको ये इतनी बार पढ़ाया गया होगा कि आपको ये बिल्कुल रट गया होगा। तो जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इनकी प्रेजेंस की वजह से ही क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल जिसमें डिस्चार्ज होते हैं उसकी वजह से इन बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ है उसमें बढ़ गया है। तो उसी से पता चल जाता है कि कितना उसमें पोल्यूशन बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। कौन से पार्ट में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको एक कई बार इससे आपका इनकाउंटर हुआ होगा। तो इसका जो सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा फूड होता है वो लार्जेस्ट टाइम के लिए उसी में होता है और वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर जो विली प्रेजेंट होती है वो वहाँ से जो भी मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और उसको पूरे बॉडी तक पहुँचाती है। तो फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो इंसुलिन तो ह्यूमन बॉडी में सिक्रेट होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन की अगर बात करें तो थायरोक्सिन भी ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है। ऑस्ट्रोजन यहाँ पे ये भी ह्यूमन बॉडी में। साइटोकाइनिन जो होता है ये प्लांट्स का जो हार्मोन होता है। जो पत्तियाँ नई पत्तियाँ आती हैं, पुरानी पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो ये उसी वजह से होता है। प्लांट हार्मोन में साइटोकाइनिन जो हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो नई पत्तियाँ रिप्लेस होती हैं पुराने पत्तियों की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। पॉलन ग्रेन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं यहाँ पे एनोदर लिखा हुआ है, एंथर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एंथर होगा स्पेलिंग राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो एंथर के द्वारा प्रेजेंट होते हैं। फीटल तो उतना बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, सिर्फ उसको फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने में इसका रोल होता है। सीड्स तो बहुत बाद में फॉर्म होते हैं एंड ओवरी इज जस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम बने हुए होते हैं प्रोटीन और डीएनए से। दैट इज मेड फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन। और प्रोटीन का हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर किसी चीज़ का सिंथेसिस होता है। जो भी बॉडी के सेल्स वगैरह बनती हैं वो प्रोटीन के थ्रू बनती हैं और डीएनए उसमें भी मतलब डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट होता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंग्स द फॉलोइंग इज। कौन सा इसमें जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इसमें से अगर हम बात करें तो आपके पास ऑप्शन क्या है। कोल एनर्जी। कोल का फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कोल का फॉर्मेशन इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल। और इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इसको रखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को हम इसमें देखिए एक्चुअली इसका जो फ्यूल होता है वो बहुत कम में भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है विंड एनर्जी। और उसके बाद वुड को हम जो अगर वुड यूज कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पर नए प्लांट लगा सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से अगर हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो कोल एनर्जी को हम डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे और यही यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज टर्म्ड एज।
तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जब मेल और फीमेल गेमेट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। द इनिशियल जो फॉर्मेशन होता है उसको हम जो नाम देते हैं वो जाइगोट का नाम देते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 3 R's टू सेव इन्वायरमेंट। ये आपके इन्वायरमेंट चैप्टर से है जो क्लास 10th में भी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिड्यूस, यानी आप जो ओवर कंजप्शन कर रहे हैं उसको रिड्यूस करें, और मोस्टली कोशिश करें कि चीज़ों को रिसाइकल करें और उनको फिर से रीयूज़ करें। तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज आर द मीनिंग ऑफ द 3 R's। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द 40 क्वेश्चंस, और इस तरीके की सीरीज हमारी चलती रहेगी और आप सारे क्वेश्चन देखते रहिए। ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में ऑलरेडी आपसे एनटीएससी में पूछे जा चुके हैं, और इससे आपका ये होगा कि कई सारे क्वेश्चन आप देखते देखते आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आई होप कि अगर थोड़ा आपको हमारी जो भी मेहनत है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी आगे वीडियोस बनाएं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और अपना वीडियो को बेहतर बनाने का जो भी सुझाव है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें दीजिए, तो हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे बाकी जो आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और वहाँ से आप सैम्पल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप यू टू मीट फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।